हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हर साल कंडक्ट होने वाला एग्जाम है पीसीएस टारगेट 2024। और ये हमारा पॉलिटी का लेक्चर सेकंड होगा। अब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ चीजें बताई थी, उनको मैं जल्दी से रिकैप करा देता हूँ। देखिए, आप पॉलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो पॉलिटिक्स 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे प्री के अंदर, वो 23 क्वेश्चन थे। समझ गए आप? तो आप पॉलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। पॉलिटी को अगर आपने इग्नोर किया, इसका मतलब ये है कि आपके सेलेक्ट होने के चांस कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए आप पॉलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा, कौन कौन सी चीजों को रीड किया था। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हमने बैकग्राउंड में क्या किया था। तो मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में उस फॉर्मेशन होती है इसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 31 दिसंबर 1600 को जो वहाँ की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, तो इन क्वीन एलिजाबेथ ने एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ट्रेड करने के लिए, ईस्ट के अंदर ट्रेड करने के लिए एक एक ग्रांट दी थी, ग्रांटेड। ठीक है। और इन्होंने ये जो ग्रांटेड थी ये 15 साल के लिए, एक टाइप की मोनोपोली थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पैसा वहां पर जो ब्रिटेन की सरकार थी उसको बैठे हुए लोगों को दे रही थी, तो इसलिए उन्होंने उसको ट्रेड मोनोपोली दी थी कि जिसकी वजह से और कोई उनके साथ ट्रेड ना कर सके। उसके बाद में हमने देखा कि 1608 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आती है। और 1608 के अंदर विलियम हॉकिंग विलियम हॉकिंग्स जहांगीर के कोर्ट में आता है, केम इन जहांगीर। ट्रेड, उसको ट्रेड करना था, यहाँ पर एक कमर्शियल ट्रीटी स्टेब्लिश करना चाहता था, लेकिन ये फेल हो गया। हालांकि एक पॉइंट तक इनको सक्सेस मिली, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल पाई थी। उसके बाद में 1615 में सर थॉमस रॉय आते हैं, सर थॉमस रॉय। तो इनको भी पूरी तरह से एक सक्सेस नहीं मिली थी, हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये अपने जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, जो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन दी थी, ये धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे थे। तो ये सब कुछ बैकग्राउंड में था। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है। उसके बाद में एक सबसे बड़ा जो एक मेजर बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी ने एक फाउंडेशन स्टैब्लिश कर दी थी। ठीक है, फाउंडेशन, लेट फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये एक फाउंडेशन की तरह, मतलब एक फाउंडेशन स्टैब्लिश कर दी थी इस बैटल ने। उसके बाद में क्या होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर था, इसने पूरी तरह से जो अंग्रेज थे उनके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से बूस्ट कर दिया था कि अब हम इंडिया का जो भी सिस्टम था उसको अपने अंदर कनकर कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो इनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया था। फिर उसके बाद में 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। तो देखिए, ये मैं जितनी भी डेट आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली। तो जब इस टाइप से पूछा जाएगा तो फिर इसका मतलब आपसे नहीं हो पाएगा अगर आपको ये ऐसी डेट याद नहीं है तो। आज देखिए, अब ये तो हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था, और एक मैं आपको बताता हूँ, ये बैकग्राउंड था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पीछे लेक्चर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1717 के प्रोविजन देखे थे। ठीक है, तो इस प्रोविजन, मैं इसके एक्ट के प्रोविजन बता देता हूँ आपको कुछ। देखिए, एक तो प्रोविजन यही था, जो गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको बोला इन्होंने ये ऐसा गवर्नर जनरल है,
गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला, और ऐसा पहला कौन सा गवर्नर जनरल था? बैरन हेस्टिंग। बैरन हेस्टिंग एक पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको गवर्नर ऑफ द बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो एक ये, और इसको एक चार मतलब 4 मेंबर काउंसिल दी गई। ठीक है, काउंसिल, इसकी काउंसिल होती थी, और इसकी काउंसिल में 4 लोग होते थे। आप समझ गए? 4 लोग होते थे इसकी काउंसिल, इसको असिस्ट करने के लिए। 1 2 3 4। अभी हम नेक्स्ट आज का जो एक्ट देखेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें एक बंदे को हटा दिया जाता है और बोला जाता है भाई अब आपके पास 3 ही रहेंगे असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल को। तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा प्रोविजन एक ये था कि ये जो गवर्नर जनरल था, सॉरी, ये इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कोलकाता का एक प्रोविजन था। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, तो एक प्रोविजन बना, और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, ये कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट था उस टाइम, और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये एलिजा इम्पे, सर इम्पी या इम्पे, जो भी आप कुछ कहना हो, लेकिन आपको ये नाम याद होना चाहिए, एलिजा इम्पे। तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट दैट इस्टेब्लिश एट द कोलकाता, तो ये उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। और एक और प्रोविजन था इसके अंदर, देखिए ये 2 प्रोविजन पूछे गए हैं। एक प्रोविजन था इसके अंदर, जो कंपनी के सर्वेंट थे, सर्वेंट ऑफ द कंपनी, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, तो इनको मना किया गया कि आप कोई भी गिफ्ट नहीं लोगे, कोई भी ब्राइब नहीं लोगे, इंडियन नेटिव्स। तो एक तो ये बोला गया, और दूसरी बात इनके, क्योंकि कंपनी के साथ साथ उसके जो सर्वेंट थे वो भी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, तो इनको मना कर दिया गया, prohibited the servants of the East India Company engaging in accepting bribe and gifts from नेटिव्स, इंडियन नेटिव्स। तो ये इनसे बोला गया कि भाई यहाँ पर किसी से भी ना तो गिफ्ट ले सकते हो, ना ही आप प्राइवेट ट्रेड में इंगेज हो सकते हो, ये सारी चीजें थी। तो ये पिछले एक्ट का हमारा प्रोविजन थे, तो इनसे क्वेश्चन पूछे गए। अब हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के हम जो पिट्स इंडिया एक्ट्स उसके प्रोविजन देखेंगे, और चार्टर एक्ट 1773 इसके प्रोविजन देखेंगे, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1793 इनके प्रोविजन हम देखेंगे। अब देखिए, इन क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर कुछ खामियां थी, तो जो ब्रिटेन की सरकार थी उसको लगा कि इन खामियों को दूर करना चाहिए, तो इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पर जो थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वो पिट्स थे, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। इसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोल सकते हो, बोला जाता है इसको। तो ये ऐसा नाम तो नहीं, मतलब हो सकता है कि ऐसा नाम तो नहीं पूछेंगे भाई, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि देखिए मोस्ट प्रोबेबली तो यही होता है कि इट्स इंडिया एक्ट 1784 ही पूछा जाए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 कम आते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एग्जामर इन सारी चीज़ों पर ही गेम खेल जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से तैयार करो। तो इस एक्ट ने क्या काम किया? इस एक्ट ने, एक तो जो कंपनी थी, कंपनी 2 फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। एक तो पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, दूसरे कर रही थी कमर्शियल। तो इन्होंने जो कंपनी थी, कंपनी के दोनों फंक्शनों को अलग कर दिया। कंपनी के दोनों फंक्शनों को इसने अलग कर दिया इस एक्ट ने। मतलब कंपनी 2 फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, एक तो पॉलिटिकल फंक्शन और दूसरा कमर्शियल फंक्शन। तो पॉलिटिकल फंक्शन के लिए
इनकी एक जो बॉडी बॉडी होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्शन ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नई बॉडी बनाई गई, इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बॉडी पॉलिटिकल फंक्शन को परफॉर्म करेगी, ये नई बॉडी बनाई गई थी। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये बॉडी कमर्शियल परफॉर्म को जो कमर्शियल फंक्शन थे कंपनी के, उनको परफॉर्म करेगी। देखिए, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, ये जो ब्रिटेन की सरकार है उसको रिप्रेजेंट, देखिए दोनों चीजें अलग अलग है। ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है, ये एक परमिशन लेकर आए थे वहां की सरकारों से कि भाई हमको परमिशन दे दो, और हमको इन्होंने परमिशन दी क्योंकि ये टैक्स में काफी पैसा देते थे वहां की सरकार को। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो ब्रिटेन में जो बैठी सरकार थी, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके जो लोग, इसमें ये 6 मेंबर, 6 लोगों की एक ग्रुप था, ठीक है, 6 मेंबर्स। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये सब चल रहा था। तो इस जो पीछे वाला रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके अंदर पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन केवल एक ही बॉडी परफॉर्म कर रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस एक्ट के अंदर उस डिफेक्ट को खत्म कर दिया गया, बोला गया पॉलिटिकल फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, और ये 6 मेंबर की एक बॉडी होगी, और ये जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगी। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, ये कंपनी के कमर्शियल फंक्शन को देखेगी, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रिप्रेजेंट करेगी। तो ये सब कुछ चल रहा था। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताए, ये इसका एक प्रेसिडेंट होता था, मतलब एक हेड होता था। तो वो जो हेड होता था, वो एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था। ब्रिटेन के अंदर एक जैसे पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, एक वहां का पॉलिटिशियन होता था, और उसका ये हेड होता था। उस टाइम इसको प्रेसिडेंट बोला जाता था, ठीक है। हालांकि ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये जो पोस्ट होगी, ये 18 जब रिवोल्ट 1857 होता है, तो उसके बाद में एक्ट लाया जाता है 1858। तो उस एक्ट में इस पोजीशन को, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, इस पोजीशन को इंडिया के लिए एक तरह से पूरी तरह से वैलिड कर दिया जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा एक शुरुआत थी। तो ये सारे फंक्शन थे। तो आपको ये तो जो पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन, ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इसका जो एक्ट का मेन पॉइंट था वो यही था। अब एक और जो दूसरा पॉइंट निकलता है, जैसे मैंने कहा कि जो गवर्नर जनरल था, पीछे भी बताया था मैंने, गवर्नर जनरल की जो रेगुलेटिंग एक्ट था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसकी काउंसिल होती थी 4 लोगों की, 1 2 3 4। तो इस एक्ट में एक बंदे को कम कर दिया कि इसके अंदर ये बोला गया भाई गवर्नर जनरल की 3 लोगों की ही काउंसिल होगी, ठीक है। और जब 3 लोग हो जाएंगे, तो जब भी ये कोई डिसीजन लेंगे, तो इसमें गवर्नर जनरल का ज्यादा चलेगा। अब ये एक दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में ये बोल दिया गया कि भाई जितना भी ब्रिटिश कंपनी ने कब्जा किया हुआ है इंडिया के अंदर, जितनी भी टेरिटरी एक्वायर की है, आज से वो ब्रिटिश पोसेशन कहलाएगा, मतलब ब्रिटिश की टेरिटरी कहलाएगी, ठीक है। टेरिटरी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड नाउ द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी कंपनी ने हड़पनामा करा था इंडिया के अंदर, लड़ाई लड़ कर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जितनी भी लड़ी थी, बंगाल अपने अंदर खोपचे में ले लिया, तो वो सब अब ब्रिटिश का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले कंपनी कब्जा कर रही थी, और अब जहां पर जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है उसका कब्जा हुआ इंडिया के अंदर। तो हो कुछ नहीं रहता, इन एक्ट से हो कुछ नहीं रहता। वो एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसको खत्म करके वहां की पार्लियामेंट अपनी पावर स्टेब्लिश कर रही थी, बस, और कुछ नहीं कर रही थी। तो इस एक्ट के अंदर तो बस यही याद रखना, एक ही वाला पॉइंट वाला, द कंपनीज टेरिटरी इज इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। ये तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको बताया कमर्शियल फंक्शन वाला। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये इतना नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक तो इन्होंने जो कंपनी थी, कंपनी की जो ट्रेड करने की मोनोपोली थी, इन्होंने इसको 20 साल और बढ़ा दिया। मतलब ये क्या काम करते, 20 साल वो पैसे दे देते, 20 साल और बढ़ा देते, भाई ठीक है जाओ 20 साल और बढ़ा दिया, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट याद रखना कि जो
पहला ये होता था जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के जैसे मैंने बताया 3 लोग होते थे, उसमें कमांडर इन चीफ ही उसका एक मेंबर होता था। लेकिन अब से ये बोला गया भाई कमांडर ऑफ चीफ उसका मेंबर तभी बनाएँगे हम जब ज़रूरत होगी, ठीक है? जैसे यहाँ पर इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज़ नॉट बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज़ सो अपॉइंटेड। जब तक उसको अपॉइंट ना किया जाए तब तक वो उसका मेंबर नहीं होगा। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 लोगों की। बाद में उसको जब भी मैंने पीछे एक्ट बताया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 उसके अंदर उसको केवल 4 ही लोग 4 लोग थे पहले 3 ही लोगों में रहने दिया। अब एक ये वाला जो पॉइंट है, जो नई बॉडी बनाई गई, जैसे मैंने बताया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब इसकी सिंपल सी बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था तो इसके जो लोग होंगे उनको सैलरी भी चाहिए। तो जो भी सैलरी इनको दी जाएगी, इनके स्टाफ को जो जो इनको असिस्ट करता है, उस स्टाफ को जो सैलरी दी जाएगी भैया वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रेवेन्यू। आप समझ रहे हो ना? ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो अपने साइड से कोई खर्चा नहीं करना चाहती है, वो बस इंडिया का जो रेवेन्यू है उससे खर्चा करवाना चाहती है कि भैया ठीक है हम अपना सारा काम करते भी रहें और जो जितना भी खर्चा हो वो सारा इंडिया के खजाने से खर्चा किया जाए। तो ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 एक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो इट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखिए मेंस के अंदर भी इनमें हो सकता है कि आपसे कोई कमेंट करने के लिए हो या कुछ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो हम जब मेंस की हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हम वहां पर देखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बस आज के लेक्चर में इतना ही था। हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।